क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द कॉनकरेंट फोर्सेस या कॉनकरेंट वेक्टर मीन व्हाट? कॉनकरेंट वेक्टर उधर याद है, पोलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, हमने वेक्टर्स में डेफिनेशन देखी थी इनकी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। तो सबसे पहली बात आती है कॉनकरेंट फोर्स क्या होता है? तो कॉनकरेंट मीन किसी एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, किसी एक पॉइंट से निकलने वाले या फिर उस पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, उनको बोलते हैं हम कॉनकरेंट। व्हाट इज द कॉनकरेंट फोर्सेस? देखो सिंपल, मैं कोई ऐसे बोल रहा हूँ, कोई पॉइंट है मेरे पास, लेट दिस पॉइंट, एक पॉइंट को मानते हैं हम, तो इस पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर यहाँ पे एक्ट हो रहा है, एक वेक्टर आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है, ये वेक्टर आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है। आपको बुक में ये डायग्राम कुछ इस तरह दिया जाएगा, आपकी बुक में ये डायग्राम कुछ इस तरह होगा, ये कोई पॉइंट होगा और इस पॉइंट से ये निकलने वाले वेक्टर्स, इसे बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। याद है व्हाट इज द कॉनकरेंट वेक्टर्स? अ वेक्टर विच स्टार्टिंग या फिर अ वेक्टर एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर जब कोई वेक्टर्स एक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। क्लियर है सबको? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनकरेंट वेक्टर्स? अ वेक्टर्स विच एक्ट ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाले वेक्टर्स। ठीक है, चलो देखो यहां से अब हम नए कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? चलो देखो इक्विलिब्रियम क्या है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या मानेंगे? अब देखो इक्विलिब्रियम के लिए मैं ऐसे बोलता हूं, इक्विलिब्रियम मीन एफ नेट, बॉडी के ऊपर लगने वाले ऑल फोर्सेस की सबमिशन कैसे चाहिए? जीरो चाहिए, तो बोल सकते हो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। देखो कैसे, अब मैंने यहाँ पे माना कोई डस्टर है मेरे पास, देखो चलो ये बॉडी है, कोई बॉडी है यहाँ पे है, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये बॉडी है प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके Yes, sir. देखो अब हम पॉइंट पढ़ने के पहले उनकी मीनिंग समझते हैं क्या है। आपको याद होगा हमने स्केलर वेक्टर में लैमिस थ्योरम पढ़ा था, लैमिस थ्योरम, मैंने तब भी बोला था आपको ये लैमिस थ्योरम Yes. हम एनएलएम में पढ़ने वाले हैं। एनएलएम में वही पॉइंट है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, वही पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। देखो पहले स्टेप वाइज उसको समझते हैं, एक एक पॉइंट को। मैंने जैसे बोला आपको कॉनकरेंट का मीनिंग क्या है? कॉनकरेंट मीन किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस। ठीक है, कॉनकरेंट का मीनिंग क्या बोला मैंने? एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस। लगने वाले फोर्सेस, किसी एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, उसको माना हमने कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मीनिंग होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस। अब दूसरा मीनिंग है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? तो इक्विलिब्रियम अब दो टाइप की हो सकती है। देखो इक्विलिब्रियम कैसी, कोई बॉडी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद है आपको? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने देखा था एवरी बॉडी इज कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब तक बॉडी के ऊपर बाहर की कोई फोर्स नहीं लगती है तब तक उसके ऊपर एक्ट होने वाली फोर्सेस की सबमिशन जीरो होती है, उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स जीरो होता है। इसका मीनिंग जो फोर्स, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहता है और जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में होता है। ये कब तक होता है? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है, बॉडी क्या करती है? इक्विलिब्रियम में होती है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? तो इक्विलिब्रियम मीन, इक्विलिब्रियम देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एफ नेट, उसके ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस की सबमिशन जीरो चाहिए। उसके ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस की सबमिशन कितनी चाहिए? जीरो चाहिए। एफ नेट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो। चलो समझते हैं कैसा, समझते हैं कैसा। मैंने माना एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास m है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, नाउ दैट बॉडी इज रेस्टिंग ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। स्लोली एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो कंसेप्ट को कैसे क्लियर करें। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब इस सरफेस के ऊपर मैंने डस्टर को रख दिया, इस प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने डस्टर को रख दिया। ठीक है, अब ये डस्टर रखा है तो आपको नॉर्मली पता है अब ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि ये इसकी स्टेट नहीं चेंज कर रहा है, स्टेट नहीं चेंज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट नॉट चेंज, नॉट चेंज, नॉट चेंज इट्स स्टेट,
इसकी स्टेट कौन सी है ऐसे पूछे तो, अब ये कौन से स्टेट में है? ये रेस्ट वाली स्टेट में, इज इट इन रेस्ट स्टेट? चलो मेरी आवाज आ रही है, सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? यस सर। अब जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो आपने बोला कि सर ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि इसके ऊपर की सारे फोर्सेस की सबमिशन जीरो है। कैसे? चलो कौन सा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है? तो मैं मान सकता हूं यहां से नीचे जाने वाला ये mg स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा है, mg स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा है, ये ऐसा mg स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा है। उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस दे रहा है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सरफेस उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन n इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बॉडी रेस्ट में है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अब बॉडी रेस्ट में है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं n इक्वल टू mg। आ रहा है, समझ में आ रहा है? n इक्वल टू mg। अब मैं क्या मानता हूं, मैं यहां मानता हूं कि चलो मैंने इधर से लगा दिया एक फोर्स F1 इसके ऊपर, इधर से फोर्स लगा दिया F1 और उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया F2, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। नाउ बॉडी चेंज इट्स स्टेट, बॉडी अब उसका स्टेट चेंज करेगी। चलो आंसर दो। नो। क्यों नहीं चेंज करेगी? बॉडी स्टेट क्यों नहीं चेंज करेगी? क्योंकि उसके ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस की सबमिशन कितनी है? जीरो है। कैसे कैसे जीरो? हाँ देखो आप समझो, मैंने क्या माना, फॉर एग्जांपल मैंने बोला इधर से मैं 20 न्यूटन इतना फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी के ऊपर, मैं मानता हूं इधर से मैंने लगा दिया 20 न्यूटन इतना फोर्स इस डायरेक्शन में और 20 न्यूटन इतना फोर्स इस डायरेक्शन में। अब दोनों फोर्स तो वेक्टर है, हमें पता है फोर्स कैसी है, वेक्टर है। इसे आप प्लस मानते हो तो इसको माइनस मानना पड़ेगा आपको। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन तो अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जब मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा, जब मैं इन दो फोर्सेस की एडिशन करूंगा तो टोटल कितनी आनी चाहिए? टोटल कितनी आएगी? ये +20 और ये -20, ये +20 ये -20, जीरो बनेगा। यस मैं ऐसे लिख सकता हूं therefore F1 plus F2 equal to 0, F1 plus F2 equal to 0, that is मैं ऐसे भी लिख सकता हूं therefore F1 equal to minus F2, F1 equal to minus F2। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में कैसे है? डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो हम सिंपली बोलेंगे इक्विलिब्रियम मीन बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्स जीरो होती है। बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स नेट फोर्स जीरो होती है। तो बॉडी अपने आप उसका स्टेट नहीं चेंज कर सकती है, बॉडी कैन नॉट चेंज देयर स्टेट। अब बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। अब ऐसे माना कोई बॉडी मोशन में, चलो मान लेते हैं कोई बॉडी मोशन में, इफ द बॉडी इज इन मोशन, तो कोई बॉडी मोशन में, चलो देखो यही एग्जांपल, अब हम यही देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैंने माना ये कोई कार है, अब ये कार मोशन में है, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स ऐसा एक्ट किया, देखो इसके ऊपर अब कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये रुक पाएगी ये गाड़ी? ये कार जो है वो रुकेगा? नो। क्यों? क्योंकि हाँ क्योंकि F नेट क्या होगा? F नेट होगा जीरो, F नेट जीरो होगा, F नेट होगा जीरो। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम मीन बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस की सबमिशन आइदर जीरो चाहिए या फिर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स जीरो चाहिए, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो चाहिए, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। चलो आ रहा है पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम मीन F नेट बिकम जीरो, और F नेट जीरो होता है। चलो देखो और एक मानते हैं हम, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अब F किसका बना है हमें पता है, F बना है M इंटू ए का, F नेट इक्वल टू M इंटू ए। मैं ऐसे लिख सकता हूं F नेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, F नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। चलो अब F नेट जीरो है, F नेट जीरो है तो M इंटू ए,
तो हम पता है मास जीरो नहीं होगा, मास जीरो नहीं होगा, m इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज जीरो, देन व्हाट इज जीरो, हम बोल सकते हैं हाँ, देन ओनली एक्सेलरेशन इज जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं, कोई बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो हम बोल सकते हैं आइदर वो व्हीकल, वो बॉडी जो होगी, आइदर वो बॉडी होगी वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, वो जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, या फिर वो बॉडी होगी तो वो रेस्ट में होगी। यही दो केस में जीरो बनेगा। आ रहा है समझ में? हम इस पॉइंट से ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन किसके लिए जीरो होता है? जो बॉडी रेस्ट में है उसके लिए, और जो बॉडी कांस्टेंट मोशन में होती है, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसके लिए भी एक्सेलरेशन कैसा होगा? उसके लिए भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? आ रहा है? इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलो पॉइंट समझ में आ रहा है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम हम किसको बोलेंगे? पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम हम ऐसे बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम मीन एफ नेट इक्वल टू जीरो। तो एफ नेट जीरो जब होगा, या फिर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस की सबमेशन जीरो होगी, या फिर बॉडी अपने आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, बॉडी डज नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी डज नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी अपने आप उसका मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। चलो हुआ क्लियर ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलो बात करो। यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? कोई बताएगा मुझे आपको क्या क्या समझ में आया? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे हम? चलो बोलो, इक्विलिब्रियम किसको बोल सकते हैं? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? साधना सांगते का बेटा? अनम्यूट करून साधना बोल एकदा। चलो बोल सकते हैं? हाँ यस, एफ नेट इक्वल टू जीरो कब बोल सकते हैं हम? उसका मीनिंग क्या है वो भी बोलो। एफ नेट जीरो होना मीन क्या है बॉडी में? हाँ यस, all forces acted on body is इट्स जीरो। यस, ऑल फोर्सेस, balanced force. हाँ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। या फिर इधर बोल सकते हैं हम बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बॉडी अपने आप स्टेट चेंज नहीं करेगी जब उसके ऊपर इक्विलिब्रियम वाला फोर्स लगेगा। जब उसके ऊपर इक्विलिब्रियम वाला फोर्स लगेगा तो बॉडी डज नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। आइदर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रुक नहीं पाएगी जब उसके ऊपर इक्विलिब्रियम वाला फोर्स लगेगा। चलो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। सर रेणुका लक्षात आलं का बेटा? रेणुका, वैभव, हो सर। आदित्य, चला बोला लवकर। सगळ्यांचा कन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो देखो अब यहां से हमने ये पहले फर्स्ट कंसेप्ट में इक्विलिब्रियम समझ लिया क्या है, इक्विलिब्रियम समझ लिया। इक्विलिब्रियम की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम मीन बॉडी के ऊपर का एफ नेट जीरो होता है, और एफ नेट जीरो कब होता है? व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। जब बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी एफ नेट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? चलो इसको रफ कर दो। अब जाते हैं हम कॉन्करेंट पॉइंट की ओर। कॉन्करेंट किसको बोला मैंने? एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, एक पॉइंट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। उनको बोला हमने कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, चलो आ जाओ यहां फिर से। अब हम जाएंगे कॉन्करेंट। लैमिस थ्योरम याद है किसी को? हमने वेक्टर्स में पढ़ा था लैमिस थ्योरम, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था लैमिस थ्योरम। वही पॉइंट हमें यहां पढ़ना है फिर से। चलो आ जाओ। कॉन्करेंट फोर्सेस और फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन अ सेम पॉइंट। अब कॉन्करेंट फोर्सेस मीन क्या बोला मैंने? कॉन्करेंट मीन, चलो देखो यहां पे कोई एक पॉइंट है, लेट दिस अ पॉइंट। अब इस पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाला ये एक फोर्स है, इस पॉइंट के ऊपर ये एक एक्ट हो रहा है, ये एक फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट पॉइंट। या इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे?
कॉनकरेंट फोर्सेस याद है डेफिनेशन याद है? कॉनकरेंट फोर्सेस क्या थे? कॉनकरेंट फोर्सेस आर फोर्स व्हिच एक्ट एट अ सेम पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाला। व्हाट इज द कॉनकरेंट फोर्स? अ फोर्स व्हिच एक्ट एट अ सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाला। चलो अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, यही एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब इसे पढ़ने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत होगी। पहला पॉइंट होगा, आपको कॉनकरेंट की डेफिनेशन सबको याद है? कॉनकरेंट की डेफिनेशन मैंने अभी बोली। Yes, sir. Yes, a concurrent mean a force which is acting on a same point. एक सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस, उसको बोला हमने कॉनकरेंट फोर्स। दूसरा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद है आपको? वो भी पॉइंट यहां लगेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कौन बताएगा मुझे, क्या था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? इफ द टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, जब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट होते हैं, एक ही पॉइंट से, रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? इफ द टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन थर्ड स्ट्राइक इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम, या रिजल्टर इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑर्डर ऑफ देयर डायगोनल रिप्रेजेंटिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीसरी साइड जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में ट्रायंगल में क्या था? ट्रायंगल में एक के बाद एक साइड थी, और पैरेललोग्राम में क्या था? पैरेललोग्राम में एक ही पॉइंट से दो साइड स्टार्ट हो रहे थे। अरे याद है सबको? याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? वही कंसेप्ट अब यहाँ पर यूज करनी है, वही कंसेप्ट अब हमें यहाँ यूज करनी है। चलो देखो, इफ वी मेक अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, देखो मैंने क्या बोला, अब हम कोई मानते हैं ऐसा, थोड़ा सा लिखने के लिए जगह चाहिए यहाँ पे। अब मैं ऐसे मानता हूँ मेरे पास कोई दो वेक्टर्स है, ये और ये ऐसे तीन वेक्टर्स है, मेरे पास कोई तीन वेक्टर्स है, ये ऐसे, लेट दिस एन ओ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। देखो आप कॉनकरेंट को समझ लो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेमिस थ्योरम हमने पढ़ा है, वही ये कंसेप्ट है, लेमिस थ्योरम का वही कंसेप्ट है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, इफ वी ड्रॉ द पैरेललोग्राम लाइक दिस, ये ऐसा मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा, चलो यहाँ मैंने एक पैरेललोग्राम अब मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ये ऐसा। तो अब आपके पास लॉ है पैरेललोग्राम का, उस लॉ से आप क्या बोल सकते हो? इफ वी ड्रॉ द पैरेललोग्राम लाइक दिस, ऐसा पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, ओ ए, इसको नाम देता हूं ओ ए सी बी, ठीक है, ओ ए सी बी इज एन पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम से आप क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैं ऐसे बोल सकता हूं, ओ सी डैश इक्वल टू, ये ओ सी इक्वल टू, इसको डैश बोलेंगे, ठीक है, इसको डैश बोलेंगे, ओ सी डैश इक्वल टू व्हाट? कौन से दो साइड का एडिशन? OA plus OB. OA plus, yes, exactly right, OA plus OB, ये दो साइड के एडिशन, ये दो साइड के एडिशन कर सकते हैं हम, ये दो साइड के एडिशन कर सकते हैं। देखो अच्छी तरह समझ लो, पहले अच्छी तरह समझ लो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ने बोला था जब टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट तो उनका रिजल्टेंट भी वहीं से स्टार्ट होता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ऐसे पूछे तो? ये फार्मूला याद है उसके मैग्नीट्यूड के लिए? R इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू कॉस थीटा। अरे ये फार्मूला भूल गए क्या? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में देखा था, ट्रायंगल लॉ में ये फार्मूला याद है? R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा। हाँ वही सेम है, वही है वो, वही अब वही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। लिसन, अब हमने क्या माना, ये जो रिजल्टेंट होगा इन ये दो साइड के एडिशन के बराबर होगा, उसका रिजल्टेंट होगा। अब मैं ऐसे कर सकता हूं इसी साइड में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अब यहां OC डैश क्या है? OC डैश इज द रिजल्टेंट वेक्टर। OC डैश क्या है? उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कहां से स्टार्ट हुआ? सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, उसी रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ये ऐसे एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे, उसका इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब ये जो साइड होगी इसकी इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं उसको OC माइनस लिख सकता हूं, मैं इसको माइनस कर सकता हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा एडिंग
adding OC on both side of equation. अब वो इक्वेशन, ये इक्वेशन के बोथ साइड में OC को ऐड कर दो, OC को ऐड कर दो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. तो कैसे ऐड करेंगे? चलो देखो ऐड करेंगे कैसे. OC डैश माइनस, आप बोल रहे ऐड करना है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में. OC इक्वल टू OA प्लस OB प्लस OC. अब ये आपका OC यहां एज इट इज ऐड कर दिया, इसके एग्जैक्ट वो अपोजिट में था, इसके एग्जैक्ट अपोजिट में था. अब हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन 0 बनेगी. इनकी सब्ट्रैक्शन 0 बनेगी, ये 0 इक्वल टू. अब हम इसे मानते हैं, चलो ये फोर्स होगा F1, ये फोर्स होगा F2, ये फोर्स होगा F1 F2 और इसे मानता हूं मैं F3. If these are the three forces starting from same point, then it is said to be the concurrent forces. इनको हम concurrent बोल सकते हैं. Are starting from the same point से start हो रहे हैं तो वो concurrent forces है. अब मैं इनको हटा दूं, इनको हटाता हूं, लिखता हूं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर. चलो हो रहा है क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. अब F3 क्या है? F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन था. F3 जो था आपका अपोजिट था, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, therefore F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3. चलो देखो पॉइंट तो समझ में आया ना. इसको मैं इधर लाता हूं तो इन दोनों की एडिशन इसके अपोजिट आई, दिस इज द माइनस. ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है, ये जो आपका वेक्टर बना वो कैसा बना? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. Opposite in direction. अपोजिट निगेटिव्ह साइड इंडिकेट करता ना, अपोजिट आहे. आता तुम्हाला थोडंसं आठवत असेल लॅमिस थेरम मध्ये बघा बरं. लॅमिस थेरम ज्यांना आठवतं का, त्याच्यामध्ये तुम्ही असं लिहिलं होतं बघा, लॅमिस थेरम. तो लॅमिस थेरमच आहे ना, प्रूव्ह झालं ना याच्यावरून. यहां से प्रूव हुआ वो लॅमिस थेरम है. चलो थोड़ा सा रिपीट करके देता हूं मैं, जो भूल गए उनके लिए. लॅमिस थेरम कैसा था? लॅमिस थेरम ये साइड दिख रहा है, इधर का ये साइड दिखता है. लॅमिस थेरम लक्षात आहे का तुमचा? थोडंसं मला साइड दे इकडची, ठीक है. ये इसके साइड में लिखता हूं मैं इधर. लॅमिस थेरम याद है आपको? ये ऐसे थे तीन वेक्टर, ये था F1, ये था F2 और ये था F3. ऐसे तीन वेक्टर्स थे, F1 F2 एंड F3. जब हम F1 पकड़ते हैं तो अल्फा उनके रिमेनिंग 2 के बीच में था. जब हम इसको F1 बोलेंगे तो रिमेनिंग 2 के बीच का एंगल, F2 बोलेंगे तो इसके बीच का एंगल बीटा, और F3 बोलेंगे तो इनके बीच का एंगल गामा. लॅमिस थेरम आहे का लक्षात तुमच्या? लॅमिस थेरम लक्षात आहे? तिथे आपण असं लिहिलं होतं, F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा. ये याद है लॅमिस थेरम? Yes. याद आया किसी को? Yes, sir. बुक काढा असेल तुमच्याकडे, लिहिलं असेल बघा. वेक्टर के लास्ट पॉइंट में लिखा था हमने, ये वेक्टर के लास्ट पॉइंट में लिखा था. दिस इज नथिंग बट लॅमिस थेरम. आता थोडंसं बघा बरं, आता थोडं ज्यांना कन्फ्यूजन है अजूनही, जिनको कन्फ्यूजन है मैं उनके लिए फिर से बोलता हूं. देखो ये हमने वही किया, यहाँ पे हमने लॅमिस थेरम ही बोला. इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस में हमने लॅमिस थ्योरम ही बोला है, बाकी और कुछ नहीं है. लॅमिस थ्योरम ने क्या देखा था? हमने किसी एक पॉइंट से तीन वेक्टर अराइज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस बोल सकते हैं इनको. और फोर्सेस एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे. और कॉन्करेंट होंगे तो अब देखो, जिनको अभी भी डाउट है मैं उनको भी फिर से एक बार समझाता हूँ. जिनको डाउट है मैं उनके लिए बोलता हूँ. मुझे थोड़ा सा इधर कैमरा करने दो. हाँ, ये यहाँ पे जगह है. चलो देखो, अब आपको कोई तीन वेक्टर दे दिए ऐसे, ये और ये ऐसे तीन वेक्टर. अब एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दिख रहा है? चलो मैं इसको मानता हूं F1 वेक्टर, इसको मानता हूं F2 वेक्टर और इसको मानता हूं F3 वेक्टर. लिसन, अब मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं पैरेललोग्राम की तरह मुझे ट्रीट करना है.
इसका एक पैरेलल, इसके नंबर ऑफ पैरेलल मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इसके नंबर ऑफ पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं। देखो मैं इसका एक पैरेलल वेक्टर इसको उठाया और इसका एक पैरेलल ड्रॉ करते करते मैंने यहां पे लाया। ये डायग्राम को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, लिसन। आप इसके पैरेलल कितने भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके पैरेलल लाके आपने इसको यहां ला लिया। चलो देखो ये आपका F1 यहां है, F1 यहां आया, इसका पैरेलल, अब ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका पैरेलल ड्रॉ करते करते यहां लाया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बन गई तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री। अरे माझा आवाज येतो का सगळ्यांना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके हाँ, इसको हमने पैरेलल ड्रॉ करते करते यहां लाया तो एंगल कितना बना, वो 180 डिग्री बन गया। तो अब रिमेनिंग एंगल इधर वाला कितना होगा, देखो ये सामने वाला हमने एंगल कितना बना है, अल्फा बना है, अल्फा। तो अब ये बचे वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस अल्फा या पाई माइनस अल्फा। अरे लक्षात आहे, स्ट्रेट लाइन झाली म्हणजे 180 माइनस अल्फा झाला, 180 माइनस या पाई माइनस अल्फा बना। तो हम उसको साइन ऑफ अल्फा लिख सकते ना। फिर इसको ही हमने इस तरह लिखा था, ये आपको लैमिस थ्योरम में लिखा था हमने, ये हमने लैमिस थ्योरम में देखा था, वही ये कंसेप्ट है, मैं वही बोलने जा रहा हूं। ये दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो अब आपको इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या क्या समझ में आया। आपको फर्स्ट ये समझ में आना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना मीन क्या होना, इक्विलिब्रियम में होना मीन बॉडी के ऊपर का एफ नेट जीरो होना, या फिर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस की एडिशन जीरो बनना। देखो ये यहां पे बनी है, ये यहां पे बनी है इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम। आ रहा है, समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम क्या बना। अरे लक्ष्य देते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देऊ मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करायला याच्यावर क्या आता तुम्हाला, एक कंसेप्ट की, इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल दूं, इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल। चलो बहुत इजी है आपका कंसेप्ट। Yes, sir. लिसन लिसन लिसन, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। चलो पेन उठाओ लिखो, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा न्यूमेरिकल है, एकदम सोपं न्यूमेरिकल आहे, तुमचा कंसेप्ट पण क्लियर होऊन जाईल बघा। चला लिहा, पेन उचला, पेन उचला, मी वाचतोय, लिहा। थ्री कॉन्करंट कोप्लेनार फोर्सेस, थ्री कॉन्करंट कोप्लेनार फोर्सेस, थ्री कॉन्करंट कोप्लेनार फोर्सेस। सब लिख रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो, सब लोग लिख रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. थ्री कॉन्करंट कोप्लेनार Yes, फोर्सेस, sir. हाँ, थ्री कॉन्करंट कोप्लेनार फोर्सेस, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, acting along the different point, acting along the different directions, acting along the different direction on the body. On the body. Cannot. हाँ, आप क्या लिखेंगे, अब आपको यहां पे आंसर बोलना है, इज इट इक्विलिब्रियम पॉसिबल, इज इट इक्विलिब्रियम पॉसिबल। अब यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या, ये आपको बोलना है, इज इट इक्विलिब्रियम पॉसिबल। इज इट इक्विलिब्रियम पॉसिबल। देखो क्या है, थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनार फोर्सेस, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द बॉडी। चलो मानते हैं कोई बॉडी है ऐसी, ये कोई बॉडी है, इस यहां पे एक्ट हो रहा है 1 न्यूटन, यहां पे एक्ट हो रहा है 2 न्यूटन और यहां पे एक्ट हो रहा है 3 न्यूटन। अब यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या, इज इट इक्विलिब्रियम पॉसिबल। यहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी क्या, इज इट इक्विलिब्रियम पॉसिबल।
देखो मैंने डायग्राम में सिचुएशन दिया आपको। अब यहां बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अरे सो गए क्या सबके सब? किसी की आवाज नहीं आ रही है? चलो बोलो, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इज इट इक्विलिब्रियम पॉसिबल? Yes, sir. No. इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन थी? हमने अभी देखी। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन थी एफ नेट एक्टिंग। हमने F net 0 होना चाहिए। हाँ, एफ नेट 0 होना चाहिए। यहाँ पे एफ नेट 0 हुआ क्या? एफ नेट 0 है। यहाँ पे एफ नेट 0 है क्या? चलो देखो। No, sir. एफ नेट 0 है। अरे 1 न्यूटन वाली फोर्स इधर लग रही है, 2 न्यूटन वाली इधर लग रही है, 3 न्यूटन। बड़ी फोर्स कौन सी है? 3 न्यूटन वाली। तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा। बड़ी फोर्स ये है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा ये बॉडी। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ पॉसिबल है? हम बोल सकते हैं कैनॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। यहां जो आंसर आएगा, बॉडी कैनॉट कीप्स इन इक्विलिब्रियम। यहां बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बॉडी कैनॉट कीप इन इक्विलिब्रियम। अरे ये बड़ी फोर्स इधर है तो ये नेट से 2 से इधर जाएगा। बड़ा फोर्स, ये जितना नीचे फोर्स डालेगा उतनी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिलेगी उसे। चलो क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मैंने ऐसी सिचुएशन पूछी आपको, अब बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट हैपन इफ द बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम? चलो बोलो, सोच के आंसर देना है, सोच के आंसर देना है। ये तो मैंने बोल दिया आपको, दिस बॉडी शुड नॉट कीप इन इक्विलिब्रियम। ऐसी सिचुएशन होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो बोलो, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 2 न्यूटन वाले ना 1 न्यूटन कडून फोर्स लावणं पडतं. येस, एक्झॅक्टली राईट बेटा, एक्झॅक्टली राईट. 2 न्यूटन आणि 1 न्यूटन एका साईडनी लागले आणि 3 न्यूटन एका साईडनी लागले तर एक्झॅक्टली राइट. देखो यही सिचुएशन. अब इसको मैंने बोला, इसको आपको इक्विलिब्रियम में लाना है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो मैं बोल सकता हूं ये ऐसी 1 न्यूटन वाली फोर्स इधर, 2 न्यूटन वाली फोर्स इधर और इधर से लग रही है 3 न्यूटन वाली फोर्स. अब बॉडी कहां जाएगा? ये बॉडी कहां जाएगा? आया समझ में? नाउ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. अरे टोटल कितनी बनी? 2 + 1. ये 3 इधर से लग रही है, 3 इधर से लग रही है. बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम. Yes, sir. Body should be in equilibrium. If 1 Newton and 2 Newton act in same direction and 3 Newton act in opposite direction, 3 Newton is acting in opposite direction, then body should be in equilibrium possible. अब बॉडी का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है. चलो आया समझ में? आया? अरे क्लियर हुआ Yes, सबको? Yes, sir. अरे अनम्यूट Yes, करून sir. बोलत जा रे, मोकळं बोलत जा, पटपट बोलायचं. अनम्यूट करके बोलना है. चलो और एक न्यूमेरिकल आपके लिए. चलो और एक पेन उठाओ, पेन उठाओ, लिखना है न्यूमेरिकल आपको. सेम इसी की तरह और एक न्यूमेरिकल, सेम न्यूमेरिकल और एक. द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. The resultant force of 5 Newton and 10 Newton. 5 Newton and 10 Newton cannot be. Option number 1, first option है आपके लिए 12 Newton. Second option है 8 Newton. Third option है आपका 4 Newton. And fifth option is a 5 Newton. चलो सोच के आंसर देना है. सोचो, सोच के आंसर दो. क्या बोला गया आपको? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट कौन सा नहीं बन सकता इनमें से? 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट कौन सा नहीं बन सकता? Which force cannot become resultant of 5 and 10?
4 न्यूटन. येस एक्झॅक्टली राईट बेटा 4 न्यूटन. चला सांगा कोणी सांगितलं आन्सर. आन्सर किसने बोला. आन्सर कौन बता रहा है. सर मी हां भारती. हां भारती सांग बेटा कसं सर काय. भारती. रिझन कसं काय रिझन सांग. चलो रिझन बोलो. हां सर एक फोर्स 5 न्यूटनचा आहे आणि सेकंड फोर्स 10 न्यूटनचा आहे आणि फोर्स मॅक्झिमम केलं तर 5 + 10 = 50 होतं येस एक्झॅक्टली राईट. हां आणि मिनिमम केला तर एफ मिनिमम तर 10 - 5 येतं तर = 5 येतं. हां म्हणजे रिझन आणि त्याचं रिझल्ट 5 ग्रेटर नाही 5 ग्रेटर एफ ग्रेटर 50 आणि मिनिमम येईल 10 - 5. असंच येईल ना. हे बघ मी जसं लिहिलंय कळतं का. असंच आहे ना. आर मॅक्झिमम किती होईल तुझा 15 न्यूटन. मॅक्झिमम असेल 15 आणि